तो आइए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे वो प्रकट किए गए और काफ़ी ज़्यादा सभा लगा और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए उन महान पुरुषों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या संदेश दिया यहाँ के लोगों के, यहाँ के जो हैं व्यक्ति जो सभा में बैठे थे। तो आइए डायरेक्ट आपको मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे एवन मीडिया बिहार में। धन्यवाद जी। और सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। इस समस्तीपुर की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। वीएल मातंग नाम है और वामसिप के राष्ट्रीय प्रचारक के तौर पर कार्यरत हूँ। बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ। पिछले 35 साल वामसिप में राष्ट्रीय प्रचारक के तौर पर कार्य करता हूँ और भारत के कम से कम 29 राज्य और 500 जिले का 35 साल में विजिट कर चुका हूँ, मतलब फील्ड वर्क के तौर पर। अभी आप बिहार के एक समस्तीपुर छोटा शहर में आए हैं और यहाँ के जो लोग थे उनसे मिले, क्या उनका मतलब उनका सोच और कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश के सोच में क्या अंतर आपको नज़र आया? दूसरे प्रदेश में और बिहार में ये अंतर है कि बिहार में सामाजिक चेतना ज़्यादा है, लोगों के अंदर समाज के प्रति चेतना है। ये बात अलग है, उनके पास साधन संसाधनों की कमी है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, यहाँ की राजनीति या जो भी कारण रहे हो, लेकिन एक अंदर समाज के प्रति जुझारूपन उसके अंदर है बिहार के लोगों में। ये दूसरे स्टेट और इसमें से अंतर मेरे को दिखाई दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहीं ना कहीं बहुत लोग होते हैं जो अशिक्षित हो जाते हैं और समाज में उनको मतलब अशिक्षित होने के कारण मजदूरी करना पड़ता है, मतलब बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जिन लोगों को संविधान के बदौलत शिक्षा का अधिकार मिला तो उन जातियों का SC ST OBC माइनॉरिटी का विकास हुआ, लेकिन जो वर्तमान में इन्हीं लोगों के समर्थन से जो सरकारें चलती है वो शिक्षा के विरोध में नीतियां बनाती है। प्राइमरी एजुकेशन लगभग ना के बराबर ख़त्म हो चुका है। आपको मालूम होगा, आप मीडिया के लोग हैं, 8वीं तक बच्चे की परीक्षा ही नहीं लेने का, पास करने का, तो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा नहीं कि पास तो होना ही है। और माँ बाप भी खुश हो जाएगा, मेरा बच्चा तो हर साल पास हो रहा है, तो आगे जाके ड्रॉप आउट हो जाएगा, फिर माँ बाप बोलेगा जा बेटा काम पे लग जा। आज से 30-40 साल पहले डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर आदमी भी बना सकता था। अभी डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, इंजीनियर बनाने के 50 लाख। तो सरकार की नीतियों की वजह से ये सारा एजुकेशन कोलैप्स हो रहा है सिस्टम। अभी आपको ताजुब होगा, 29 मार्च 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय राज्यसभा का मंत्री, शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने तिरुचिविरा के एक तमिलनाडु की सांसद है, उसको जवाब देते कहा कि 19,000 बच्चे SC ST OBC के IIM IIT की पढ़ाई बीच में छोड़ दी कि हम उसको एफर्ट नहीं कर रहे, इतना महंगा पढ़ाई है। उसमें 5,500 OBC के बच्चे थे, 5,000 शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, 4,000 शेड्यूल ट्राइब आदिवासी के बच्चे थे। तो ये सरकार ने एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, लोगों को एजुकेशन से वंचित करने की साजिशें सरकार कर रही है। भारत के बजट में एजुकेशन का कितना प्रावधान है, जबकि यूनो में साइन किया 6% होना चाहिए, तो 3% भी बजट नहीं रख रहे। तो सरकार की नीतियों की वजह से समाज के अंदर एजुकेशन खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी जाति प्रथा को बढ़ोतरी मतलब बढ़ा रही है नहीं, और बिहार में जातिगत जनगणना होता है, जाति का कोड बताया जाता है, इससे क्या आप सहमत हैं? केवल बिहार नहीं, केंद्र में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चले कि कौन सी जाति की स्थिति क्या है, कौन सी जाति में आर्थिक स्थिति क्या है, कौन सी जाति का शासन प्रशासन में हिस्सेदारी कितनी है, कौन सी जाति का एजुकेशन कौन सी जाति में कितना है। तो उसके तहत प्रोविज़न होगा ना बजट में कि कौन सी जातियाँ पिछड़ गई, कौन सी जातियाँ आगे निकल गई। तो जाति जनगणना होना चाहिए। और मेरा तो इससे आगे का स्टेप है मानना कि 100% रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना रिजर्वेशन हो। भारत का संविधान अगर SC ST 22.5 है तो 22.5 संख्या 22% रिजर्वेशन है, तो OBC को 52.5 मिलना चाहिए, 27 क्यों? और पिछले 30 साल से ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50 से ऊपर नहीं जा सकते, तो EWS में 50 से कैसे क्रॉस कर लिया 30 साल के बाद?
तो मेरा तो मानना है केंद्र में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। ठीक है। अब 35 साल का आपका अनुभव है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों को संदेश दिए जो किस तरह किस क्षेत्र में जैसे राजनीतिक के कुछ ऐसे दलाल हैं जो बैठ के सरकारी कर रहे हैं और जातिवाद में लड़ा के अपना वो वोट का अपना वो सत्ता पे बैठे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में अपने सभी दर्शकों से? मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप केवल राजनीतिक राजनेताओं पर भरोसा करेंगे कि वो आपका विकास करेंगे, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। जब तक आप संगठित नहीं होते हो तो आपका इस्तेमाल होगा अलग अलग जाति के नाम पर, अलग अलग पार्टियों के नाम पर, क्योंकि ये इस समाज का राजनीतिकरण हो गया है। हर राजनीतिक पार्टी उपयोग कर रही है अपने मतलब के लिए। राजनीति का समाजीकरण नहीं हुआ। समाज के मुद्दों पर भारत में राजनीति हो ही नहीं रही है। इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी मुद्दे हैं, एजुकेशन से लेकर बेरोजगारी से लेकर जाति जनगणना से लेकर क्रीमी से लेकर जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उनको तटस्थ रहना चाहिए और जो भी पार्टी आती है उनको पूछना चाहिए पहले हमारी सामाजिक समस्या का, ये जो समस्या है उसका सॉल्यूशन करो, बाद में हमारे पास आना चाहिए। तो ये संगठित तरीके से ही हो सकता है और ये करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है। SC ST OBC माइनॉरिटी की 6000 जातियों में आपसी भाईचारा पैदा करना चाहिए और भाईचारा पैदा कर लेते हो तो भारत का संविधान जिसकी जितनी संख्या जिसका वोट ज़्यादा है वो भारत के ऊपर डेमोक्रेटिक तरीके से पावर कैप्चर कर सकता है। डिमांडिंग को छोड़कर कमांडिंग के बारे में सोचना चाहिए। कमांडिंग कर लिया तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इतनी ही बात लोगों को अपील करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।